रात का वक्त था। गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग अपने अपने कमरों में दुबके हुए थे। कोई किसी से नजरें न मिला पा रहा था। शाम के बाद का ये समय हर रोज हम सब का दुख ताजा कर देता था और हम सब घर वाले एक दूसरे से छुप छुप कर अपने अपने कमरों में बंद होकर अपना अपना दुख हल्का करने की कोशिश करते थे। और ऐसा पिछले एक हफ्ते से हो रहा था। एक हफ्ते में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जिस दिन हम सब इस दर्दनाक समय से ना गुजरे हों। काफी देर तक अपने कमरे में बंद रहने के बाद मैं खुद को मजबूत करके उठी और कमरे से बाहर निकली। एक मैं ही तो थी जिसको मजबूत बनना था, अपनी बूढ़ी माँ और कमजोर बाप को संभालना था। आंगन में लगे बांस बेसन से हाथ धोए और फिर मुंह पर छींटे मारे ताकि हालत थोड़ी सुधर जाए। मेरी आंखें मेरे रोने की चुगली खा रही थीं। मुंह धोने के बाद उनकी हालत कुछ ठीक हुई थी। मैं तौलिए से मुंह पोंछती हुई चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट सजाए भाई के कमरे की तरफ गई थी और दरवाजे पर दस्तक देकर खाना लग जाने की खबर दी और फिर वहां से अम्मा बाबा के कमरे में चली गई। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा वो दोनों अपनी आंखें साफ करने लगे। मेरा अंदाजा ठीक था। मेरे आने से पहले वो दोनों रो रहे थे, जबकि मुझे देखकर एकदम से उन्होंने अपने आंसू पोंछे थे और मुस्कुराने लगे। कैसे हम सब एक दूसरे को दिलासे दे रहे थे और बहाने बहाने से जीने की वजह ढूंढ रहे थे। हम पर जो जुल्म के पहाड़ टूट पड़े थे उनसे निकलना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। खैर, मैंने अम्मा और बाबा को उठाया और उन्हें लेकर खाने की टेबल पर आई। उनको कुर्सियों पर बिठाया और किचन की तरफ चली गई ताकि खाना प्लेटों में डाल कर लाऊं। अम्मा बाबा की हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता था। कैसे वो दोनों एक ही हफ्ते के अंदर अंदर कमजोर और लाचार से हो गए थे। एक हफ्ते के अंदर ही उन्हें ना जाने कितनी बीमारियों ने आ घेरा था। मैंने खाना बर्तनों में डालकर मेज पर लगा दिया और फिर अफसोस से भाई के कमरे की तरफ देखा था जो अभी तक बंद था। मैंने फिर से जाकर 2-3 बार दस्तक दी मगर कोई भी जवाब नहीं आया। मैं ना में सिर हिलाते हुए कुर्सी पर बैठ गई और खाना निकालकर अम्मा और बाबा को देने लगी। थोड़ी देर बाद हम खाने से फ्री हो चुके थे। खाना क्या था, बस नाम के लिए ही कुछ निवाले खाए थे जो जिंदा रहने के लिए जरूरी थे। मैंने बर्तन समेटे लेकिन अम्मा के कहने पर एक बार फिर से भाई के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन भाई के दरवाजे को ना खुलना था तो ना खुला। थोड़ी ही देर बाद बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो मेरी बुआ, चाची, चाचा, ताया और ताई सब खड़े थे। सबने मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा और अंदर लॉन्च में आकर अम्मा और बाबा से मिले। एक दूसरे से गले मिलते अम्मा और बुआ फिर से रो पड़ी थीं। ताई जी ने बड़ी मुश्किल से दोनों को चुप करवाया था। पिछले एक हफ्ते से हमारे घर में यूं ही मातम पसरा हुआ था। मेरा बड़ा भाई, हमारा इकलौता सहारा, एक हफ्ता पहले ही अचानक से हमें छोड़कर जा चुका था। उसका जाना हमारे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। हम पर तो कयामत टूट पड़ी थी। किसने सोचा था इस अचानक हादसे के बारे में। अभी 1.5 महीना पहले तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। हम सब लोग हंसी खुशी अपने घर में रह रहे थे। फिर यूं अचानक ये हादसा हो गया था जिसने हम सबसे हमारी खुशियां छीन ली थीं और हमें तोड़ कर रख दिया था। बुआ, ताई और अम्मा ने भाई की बातें शुरू कर दी, जबकि चाची एक तरफ खामोश बैठी उनकी बातें सुन रही थीं। वो भी अभी नई नवेली ही थीं। उनकी शादी को सिर्फ 3 ही महीने हुए थे, इसलिए वो हमसे अभी ज्यादा घुल मिल नहीं पाई थीं। मैं भी ताई के साथ एक तरफ जाकर बैठ गई। भाई की बातें सुनकर एक बार फिर से आंसू छलक पड़े थे। तब भी बुआ ने इच्छा जाहिर की कि वो अपने भतीजे को देखना चाहती हैं। बुआ ने मुझे कहा कि मैं उन्हें भाई की शादी की वीडियो लगाकर दे दूं। मैं ना चाहते हुए भी मजबूरन कमरे से लैपटॉप लेने चली गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी अम्मा बाबा भाई की शादी की वीडियो देखें और फिर उनकी तबीयत दोबारा खराब हो जाए। लेकिन बुआ की बात भी नहीं काट सकती थी, सो लैपटॉप उठाकर लाई और शादी की वीडियो चला दी। मेरा भाई हंसता खेलता कितना खुश था और न जाने किसकी नजर लग गई थी। उसको सब साथ साथ वीडियो देख रहे थे और साथ ही साथ बातें भी जारी थीं। अम्मा तो बार बार भाई की तस्वीर को छूकर प्यार कर रही थीं और साथ ही साथ रो भी रही थीं। और तभी बुआ ने भाभी के बारे में पूछा कि सरला, तेरी बहू कहाँ है। इस सवाल पर अम्मा ने फौरन से मेरी तरफ देखा था, जबकि मैं खुद बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अब भला मैं बुआ को क्या जवाब देती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं बुआ को क्या जवाब दूं। न झूठ बोल सकती थी, न ही सच बता सकती थी। बुआ की सख्त तबीयत से हम सब अच्छी तरह जानकार थे। अगर बुआ को भाभी के बारे में भनक भी लग जाती तो न जाने कितना तमाशा हो जाता
और हमारा मातम वाला घर था। हम घर में कोई तमाशा नहीं लगवा सकते थे। इससे पहले मैं और अम्मा बुआ को कोई जवाब देते घर के दरवाजे से मोहल्ले के मर्द और औरतें आते दिखाई दिए थे। ये लोग रोजाना रात के खाने के बाद हमारा दर्द बांटने चले आया करते थे। बाबा, ताया और चाचा मर्दों को लेकर बैठक में चले गए, जबकि औरतें वहीं लॉन्ज में ही एडजस्ट हो गईं। मैंने औरतों को आते देखकर एक सुकून भरी सांस ली थी कि चलो उनके आने से बुआ का ध्यान भाभी की तरफ से हट जाएगा, लेकिन ये मेरी सिर्फ खुशफहमी थी। उन औरतों ने भी हमारे हालचाल के बाद भाभी का पूछा था, लेकिन हमारे पास किसी को बताने के लिए कोई जवाब नहीं था। अब भला मैं क्या बताती उनको कि उसे तो किसी चीज का होश ही नहीं है। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं इनको बता देती हूँ कि भाभी को नींद की गोली देकर सुला दिया गया है। अभी मैं यही सोच रही थी कि इससे पहले भाई के कमरे का दरवाजा खुला और भाभी बाहर आती दिखाई दी। उन्हें देखते ही मैं और अम्मा ने शर्म से सर झुका लिए थे। कहने को कुछ बचा ही नहीं था। हमारे सामने ही हमारी इज्जत का जनाजा निकल चुका था। अब किसी से क्या शिकायत करते। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे भाई की पसंद ऐसी होगी, लेकिन अब क्या हो सकता था। जो होना था वो हो चुका था। अब पछताने का क्या फायदा। काश कि अम्मा उस वक्त भाई की बात न मानती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ते। कभी नहीं सोचा था भाभी ऐसा व्यवहार करेंगी। सब औरतों की नजरें भाभी की तरफ उठी थीं और सब औरतें तौबा तौबा और कानों को हाथ लगा रही थीं। भाभी के इस हुलिये की उम्मीद किसी को भी न थी। अभी तो भाई को गुजरे मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ था और भाभी की हालत इतनी शर्मनाक थी। इस तरह के कपड़े पहने थे कि सबकी नजरें शर्म से झुक गई थीं। सब लोग सवालिया नजरों से मेरी अम्मा को देखने लगे थे। भाभी मुश्किल से अपने लाल रंग का भारी लहंगा संभालते हुए हमारी तरफ आई थीं। भाभी के चलने के साथ ही उनके पैरों में बंधी पायल और कलाई में मौजूद चूड़ियों की खनकार ने शोर मचाया था। भारी लाल रंग के जोड़े में सजी हुई और भर भर के जेवरात पहने हुए थीं और चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कुराहट थी जो कि एक दुल्हन की तरह सजी होती है। वो चलते हुए हमारे पास आकर रुकी और कुछ देर खड़ी होकर लैपटॉप पर चलती वीडियो को देखती रही और फिर लैपटॉप उठाकर अपने कमरे में ले गई। बुआ का तो भाभी का ये हुलिया देखते ही पारा हाई हो गया था। अभी वो फौरन से उठकर भाभी के पीछे गई थी, मगर इससे पहले ही भाभी ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया था। बुआ आग बबूला होती वापस हमारे पास आई थी और अम्मा की क्लास लेनी शुरू कर दी। बुआ ने अम्मा से कहा, सरला, ये तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? क्या तुम इस घर के रस्म रिवाज भूल गई हो? तुम जानती नहीं हो कि इस घर में रहने के क्या उसूल हैं? मगर लगता है बेटे की मौत के बाद तुम सब कुछ भूल गई हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब याद दिला देती हूँ। जिस औरत का पति मर जाए वो औरत विधवा होती है। उसको इस तरह रंगीन कपड़े पहनने का कोई हक नहीं और ना ही सुहाग की कांच की चूड़ियां और ना ही जेवर पहनने का हक होता है। लेकिन तेरी बहू तो देखो, तेरे बेटे की चिता की आग ठंडी नहीं हुई और उसने इतने भड़कीले चमकीले कपड़े पहनना शुरू कर दिए। इस तरह लिपि पुती तैयार है जैसे सुहागन हो। बुआ का तमाशा शुरू हो चुका था। अम्मा चुपचाप बुआ की बातें सुनती रहीं। बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। बुआ कुछ गलत तो नहीं कह रही थी। जो कुछ भी था बुआ सच कह रही थी। बुआ अभी के अभी भाभी को घर से निकालने के लिए कह रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने और अम्मा ने सिचुएशन हैंडल की थी। बुआ को बड़ी मुश्किल से समझाया था। दरअसल जब से भाई की मौत हुई थी भाभी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। उनका दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि भाई मर चुके हैं। इसलिए वो खुद को सुहागन बनाकर रखती थीं और भाई का इंतजार करती थीं। हमारी पूरी बात सुनकर सब औरतों ने अफसोस जाहिर किया था। भाभी को घर में रखना और इस हुलिये में देखना हमारी मजबूरी थी। अगर मजबूरी न होती तो खुशी से कौन कहता कि मुर्दा बेटे की पत्नी 8 दिन भी ना गुजरे और फिर से दुल्हन बनकर बैठ जाए और घर वाले बर्दाश्त करते रहें। हम खुशी से ये सब कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारी भी मजबूरी थी। कुछ देर बैठने के बाद सब लोग वापस अपने अपने घरों को चले गए थे, जबकि बुआ जाते जाते अम्मा को भाभी के ऊपर कड़ी निगरानी करने का कह गई थीं। साथ ही साथ अम्मा को कहा कि इसे समझाओ ताकि ये अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अम्मा ने बुआ की बात सुनकर सिर्फ सर हिलाने पर ही गनीमत समझा था। बुआ को भेजने के बाद हम सब अपने अपने कमरों में आकर सो गए थे। वक्त गुजरता गया, लेकिन भाभी अभी तक वैसी की वैसी ही थी। उनमें जरा भी बदलाव न आया था। वही आदतें, वही हरकतें। मैं और अम्मा उन्हें समझा समझा कर थक गए थे कि भाई अब इस दुनिया में नहीं है। उसने हमारी आंखों के सामने दम तोड़ा है और हमने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है।
मगर मजाल है जो उस पर रत्ती भर भी असर हुआ हो। वो यूं ही हर रोज दुल्हन की तरह तैयार होती और शादी की वीडियो लेकर कमरे में बंद हो जाती। फिर उसके कमरे से अक्सर बातों की आवाजें भी सुनाई देती थीं। ना जाने वो किससे बातें करती रहती थी। हम बेहद परेशान थे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। धीरे धीरे भाई की मौत को 6 महीने गुजर चुके थे। समय बहुत बड़ा मरहम होता है, बड़े से बड़े घाव को भर देता है। समय के साथ साथ हम सब संभल गए थे सिवाय भाभी के। न जाने उसको कब समझ आनी थी। मेरा नाम किरण है। हम 2 बहन भाई थे, एक मैं और एक मेरा भाई। मेरे भाई का नाम मयंक था। मेरे पापा का कपड़े का कारोबार था। उनके शहर में कपड़ों की अच्छी दुकानें थीं जिनसे अच्छी आमदनी हो जाती थी और हमारे घर का गुजारा अच्छा चल रहा था। मेरे भाई ने बीए के बाद कॉलेज छोड़ दिया और पापा के साथ दुकानों पर बैठने लगा था। यूं बाबा को थोड़ी सपोर्ट भी मिल गई थी। हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन हम रात का खाना खा रहे थे तो उसी दौरान भाई ने अम्मा को कहा कि वो शादी करना चाहता है। अम्मा की तो जैसे मुराद पूरी हो गई थी, जबकि बाबा ने घूर कर दोनों को देखा था। अम्मा बाबा की घूरने की परवाह ना करते हुए झट से बोली कि मैं आज ही रिश्ते देखना शुरू करती हूँ। तुम बताओ तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, ताकि मैं तुम्हारे पसंद के अनुसार ही लड़की ढूंढूं। मगर भाई की अगली बात से अम्मा की खुशी कम हो गई थी। भाई ने कहा, मैं लड़की खुद पसंद कर चुका हूँ, बस आप उसके घर रिश्ता ले जाने की तैयारी करें। अम्मा बाबा हैरानी से भाई के मुंह की तरफ देख रहे थे। उन्हें भाई की बात सुनकर दुख हुआ था। आज से पहले तो भाई ने अम्मा बाबा की अनुमति लिए बगैर कोई काम नहीं किया था। आज जब शादी की बारी आई तो जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उसने बगैर माँ बाप के मशवरे के कर लिया था। अम्मा भाई को कुछ कहना चाहती थी, मगर बाबा ने अम्मा के हाथ पर हाथ रखकर उन्हें कुछ भी कहने से रोक दिया। बाबा समझ गए थे उनका बेटा बड़ा हो गया है और अब उसे उंगली पकड़कर चलाने की जरूरत नहीं थी। खैर, अम्मा ने लड़की के बारे में भाई से पूछा तो पता चला लड़की अनाथ है और अपने चाचा चाची के साथ रहती है। 2 दिन बाद ही अम्मा, मैं और बाबा जाकर लड़की को देख आए थे। शक्ल सूरत से तो बेहद खूबसूरत थी, मगर आदत और सलीके का पता तो शादी के बाद ही चलना था। वो लोग कुछ अजीब से थे। उन्होंने हमसे किसी तरह की कोई इंक्वायरी नहीं की थी, ना ही कोई पूछताछ की थी, और ये बात बड़ी हैरान कर देने वाली थी। वरना कहाँ कोई आजकल के दौर में बिना छानबीन के अपनी बेटी का रिश्ता देता है। खैर, अम्मा ने उनको अपनी तरफ से एक बार अपने घर आने की दावत दे दी ताकि हमारे घर आकर वो अपनी तसल्ली कर लें, लेकिन उन लोगों ने आराम से इनकार कर दिया। लड़की की चाची ने कहा कि बस शादी की तारीख दें और इस तारीख को आकर अपनी अमानत ले जाएं। अम्मा ने जेवर की डिमांड के बारे में पूछा तो इस पर भी साफ कह दिया कि वो ना तो जेवर लेंगी और ना ही दहेज देंगी। उन लोगों ने हमें सिर्फ 15 दिन का समय दिया था, जिसे अम्मा बाबा ने बड़ी मुश्किल से 1 महीने का करवाया था, क्योंकि हमने भी अपनी तैयारी करनी थी। आखिरकार अम्मा लड़की के हाथ में भाई के नाम की अंगूठी पहनाकर आ गई थीं। करती भी तो क्या करती, इकलौते बेटे की पसंद जो थी उसकी खुशी को देखते हुए ये कड़वा घूंट भरना ही था। खैर, दिन गुजरते गए और तैयारियां शुरू हो गईं। अम्मा ने भाई को 2 बार समझाने की कोशिश भी की थी कि यूं जल्दबाजी ठीक नहीं है, बेहतर है कुछ समय और ले लो और अच्छी तरह सोच समझकर फैसला करो। मगर भाई ना माना। उसने अम्मा को कन्विंस किया कि उसका फैसला बिल्कुल ठीक है, मगर ये तो वक्त ही बताने वाला था कि उसका फैसला सही था या गलत। तय समय पर हम भाई की पसंद की लड़की को ब्याह कर घर ले आए। खानदान भर ने लड़की के खानदान के बारे में सवाल उठाए थे। लड़की के चाचा और चाची विदाई करने के दूसरे दिन ही शहर छोड़कर चले गए थे। भाभी ज्यादातर कमरे के अंदर ही रहती थीं। उनकी शादी को 6 दिन गुजर गए थे, मगर सिवाय खाने के समय वो कमरे से बाहर नहीं आती थीं। नई नई शादी थी, हमने भी ज्यादा डिस्टर्ब करना उन्हें ठीक ना समझा। एक दिन भाई ऑफिस से आए, खाना खाने के बाद कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद भाई भाभी को लेकर कमरे से बाहर आए और अम्मा से कहा कि वो भाभी को कहीं घुमाने लेकर जा रहे हैं। शाम का समय था, सर्दियों के दिन थे, अंधेरा जरा जल्दी हो जाता था। अम्मा ने भाई को रोका कि इस वक्त जाना सही नहीं है, इस वक्त मत जाओ, कल दिन में चले जाना। वैसे भी अंधेरा बहुत फैल गया है, तुम लोग कहाँ घूमोगे फिरोगे। भाई ने भाभी की तरफ देखा और अम्मा से कहा, अम्मा इसका दिल अभी चाह रहा है, आप चिंता ना करें, हम बस यहीं सड़क पर चहलकदमी करके वापस आ जाएंगे। अम्मा भाई को रोकना चाहती थी, मगर भाई पत्नी का हाथ पकड़कर बाहर निकल गए। मैंने अम्मा को लाकर कुर्सी पर बिठाया। अम्मा का दिल बेहद घबरा रहा था। कुछ ही देर बाद भाई भाभी को लिए तेजी से अंदर दाखिल हुए थे। भाभी को कमरे में छोड़कर वापस जाने लगे। पता नहीं क्यों उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था।
मैं भागकर भाई के पास गई और उनसे पूछा क्या हुआ है, तो भाई ने मेरी बात का जवाब ना दिया और बाहर जाने लगा। अचानक दरवाजे के पास पहुंचकर भाई रुका और फिर दौड़कर अम्मा के कदमों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। अम्मा का दिल तो दहल गया था। कौन माँ होगी जो अपनी जवान औलाद को यूं रोता देख सकती है। अम्मा ने भाई को फौरन से अपनी गोद में भर लिया था और उसे चुप कराने लगी। कुछ देर बाद भाई के रोने में कमी आ गई थी। अम्मा यूं ही भाई का सर गोद में रखे नीचे बैठी रहीं। उनको लगा शायद भाई सो गया है। अम्मा पूरा घंटा वही एक जगह जमीन पर बैठी रहीं कि कहीं भाई की नींद में कोई खलल ना आए। हालांकि मैंने कई बार अम्मा को कहा कि भाई को उठाएं कि वो जाकर अपने कमरे में आराम करें और आप भी यहाँ ठंडे फर्श से उठ जाएं, लेकिन अम्मा ने मुझे रोक दिया। खैर फिर मैं खाना बनाने में बिजी हो गई। खाना मेज पर लगाने के बाद जब मैं अम्मा को खाने के लिए बुलाने गई तो वो भाई को जगाने लगी और जैसे ही अम्मा ने भाई की कलाई पकड़ी एकदम बेदक कर पीछे हुई थी और फौरन से भाई को टटोल कर सीधा करने लगी। अगले ही पल अम्मा की चीख पूरे घर में गूंज रही थी। मैं भागकर अम्मा के पास पहुंची। भाई की हालत देखकर मेरे पैरों तले से भी जमीन निकल गई थी। मैंने फौरन से भाई की नब्ज चेक की। भाई का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। वो तो बस एक मुर्दा शरीर बचा था जिसमें जिंदगी की कोई हलचल नहीं थी। अम्मा चिल्ला रही थीं। वो कहाँ जानती थीं उनका बेटा यूं उनकी गोद में सोते हुए हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। अगर अम्मा जानती कि उनका बेटा दोबारा कभी नहीं उठेगा तो कभी उसको सोने ही न देती। मगर नसीब से कौन लड़ सकता है। घर में एक कोहराम सा मच गया था। मोहल्ले और खानदान वाले सब इकट्ठे हो गए थे। हर एक को इस बात की खबर मिल गई थी। हर एक आंख रो रही थी। हर एक दिल खून के आंसू रो रहा था। अम्मा की तो रो रो कर हालत खराब हो गई थी और भाभी भी अपने होश खो बैठी थीं। 1 घंटे में उसे कई बार बेहोशी के दौरे पड़ चुके थे। उसके साथ तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी ना उतरी थी, फिर ये कैसा हादसा हो गया। सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा करने वाला यूं शुरू में ही तन्हा छोड़ गया था। ना जाने भाई को क्या हुआ था। अभी तो दोनों हंसते खेलते अच्छे भले घर से बाहर घूमने के लिए गए थे। फिर अचानक भाई को क्या हुआ था, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और भाभी भी होश में न थी कि उनसे कुछ पूछा जाता। ठंड में पड़े रहने की वजह से भाई की बॉडी अकड़ गई थी, इसलिए जल्द से जल्द भाई के अंतिम संस्कार के बारे में सोचा गया। इस बीच अम्मा का बीपी कई बार हाई हुआ था। भाई के अंतिम संस्कार होते ही बाबा को भी हार्ट अटैक आया था। अम्मा और बाबा को फौरन से अस्पताल ले जाया गया। 6 घंटे अस्पताल में रहने के बाद लगभग सुबह के समय उनकी वापसी हुई थी। हमारे घर में बिल्कुल मौत का सा सन्नाटा छा गया था। दिन तक रिश्तेदार आते रहे, उसके बाद वो भी सभी अपने अपने घरों को चले गए थे। अभी हम लोग इस सदमे से बाहर भी ना निकले थे जब भाई की मौत के चौथे दिन भाभी अपने कमरे से बाहर आई थीं और भाभी की हालत देखकर हमें झटका लगा था, क्योंकि भाभी पूरी तरह दुल्हन की तरह तैयार हुई थीं और घर में इधर उधर देखते हुए खुद से ही बातें कर रही थीं। थोड़ी देर देखती रहीं, फिर जाकर अपने कमरे में बंद हो गईं। पूरी रात उनके कमरे से बातों की आवाजें सुनाई देती रहीं। भाभी को भाई की मौत का गहरा सदमा लगा था। वो अपने होशो हवास खो चुकी थी और बिल्कुल पागल हो गई थी। अम्मा दिन को उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देती ताकि वो लोगों के सामने ना आ सके, मगर उस रात सब लोगों ने उसकी हालत देख ली थी। भाई को गए 6 महीने हो गए थे, लेकिन भाभी हमारे ही घर रह रही थी। हालांकि अब उसका हमारे घर में रहने का कोई मकसद ही नहीं बनता था, लेकिन हमारे पास भी उन्हें अपने घर में रखने के अलावा कोई मतलब नहीं था। बाबा कई बार उसके चाचा और चाची के घर के चक्कर लगा चुके थे, लेकिन उनके घर ताला लगा हुआ था और उनके जो नंबर हमारे पास थे वो भी बंद जा रहे थे। एक दिन हम यूं ही बैठे हुए थे जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो रिश्ता कराने वाली आंटी थी और उनके साथ कुछ और लोग भी थे जो मेरे रिश्ते के लिए आए थे। अम्मा ने उनको बैठक में बिठाया और मुझे उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करने के लिए बोला। मैं सर हिलाती किचन में चली गई। कुछ देर बाद ही भाभी भी अपने कमरे से निकलकर बैठक में चली गईं। वहां बैठी एक औरत ने भाभी को देखा तो हैरत का इजहार किया था। अम्मा ने उसे भाभी का इंट्रोडक्शन करवाया। जैसे ही उन औरतों की नजर भाभी के चेहरे पर पड़ी वो चौंक गई थीं और अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। फिर अम्मा से कहा कि वो इस घर में रिश्ता नहीं कर सकती। उसके बाद भी 3-4 रिश्ते आए थे, लेकिन हर बार ही रिश्ते के लिए आए हुए लोग भाभी की शक्ल देखते ही रिश्ते से इनकार कर देते थे। जाने उसके चेहरे पर ऐसा क्या था। उस दिन भी हमारे घर यूं ही रिश्ते वाले आए और कुछ ही देर बाद उठकर चले गए। शाम के समय उन्होंने रिश्ता कराने वाली आंटी से ना भिजवा दिया था। अम्मा गुस्से से भाभी की तरफ गईं और कहा कि आज वो भाभी को घर से निकाल देंगी, क्योंकि उसकी वजह से हर बार ही मेरा रिश्ता ठुकराया जा रहा था।
अम्मा ने गुस्से से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा झटके से खुला था। सामने का मंजर देखा तो अम्मा एकदम से चीखती हुई बाहर आई थी। अम्मा की चीख सुनकर मैं और बाबा भी फौरन से भाभी के कमरे की तरफ दौड़े थे। सामने का मंजर दिल को दहला देने वाला था। हमारी आंखों के सामने ही भाभी पंखे से लटक रही थीं और बेड पर लैपटॉप पड़ा था जिसमें सेम टू सेम भाभी का चेहरा नजर आ रहा था और वो बार बार भाभी का नाम लेकर उसको रोकने को बोल रही थी। बाबा ने जल्दी से भाभी को थाम कर उसके गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर बिठाया। भाभी अब शर्मिंदगी से नजरें झुकाए किसी मुजरिम की तरह बैठी हुई थीं। इस वक्त वो कहीं से भी पागल नहीं लग रही थीं। मैंने उसे पानी लाकर पिलाया। उसके बाद जब उसकी हालत कुछ ठीक हुई तो अम्मा ने उसे पूछा कि बताओ सारी कहानी क्या है, क्योंकि एक बात तो तय थी कि भाभी पागल नहीं हुई थी, वो सिर्फ इस बात का ड्रामा कर रही थी। और वो ऐसा क्यों कर रही थी वो तो अब वही बता सकती थी। दूसरी हैरत की बात यह थी अगर वो यहाँ थी तो अभी थोड़ी देर पहले लैपटॉप की स्क्रीन पर कौन औरत थी जो हूबहू बिल्कुल भाभी की कॉपी थी। और सबसे अहम बात कि भाई की मौत की वजह क्या थी, भाई की मौत का क्या कारण था, और ये बात हमें भाभी ही बता सकती थी। भाई को ऐसा कौन सा सदमा पहुंचा था जिसने उनकी जान ले ली थी। इससे पहले भाभी कोई जवाब देती, अचानक भाभी का नाम पुकारती हुई एक औरत आंधी तूफान की तरह हमारे घर में दाखिल हुई थी और आने के साथ ही उसने भाभी के मुंह पर थप्पड़ मारा था और उसके बाद उसने भाभी को गले लगा लिया। जबकि हम सब लोग कंफ्यूज से उसे देख रहे थे। ये तो वही भाभी की हमशक्ल औरत थी। हमारी मौजूदगी महसूस करके वो औरत हमारी तरफ मुड़ी थी। उसके कपड़े पहनने का जो तरीका था वो बहुत ही बेहुदा था, जो बाबा के साथ साथ हमें भी नजरें झुकाने पर मजबूर कर गया था। बाबा तो फौरन कमरे से चले गए थे। मेरी भाभी चिल्ला चिल्ला कर उस औरत को यहाँ से जाने का कह रही थी। जब उस औरत ने मेरी माँ से कहा कि वो भाभी से अकेले में कुछ बात करना चाहती हैं और उसको अपने साथ ले जाना चाहती हैं, मगर उसकी बात सुनकर भाभी फौरन से दौड़कर अम्मा के पीछे छुप गईं और अम्मा के हाथ जोड़ने लगीं कि मुझे अकेला ना छोड़ें, इस औरत के साथ बिल्कुल ना भेजें, वरना ये औरत मुझे मार डालेगी। भाभी बेहद डरी हुई थी और डर से कांप रही थीं। अम्मा ने भाभी को अपने साथ लगाते हुए तसल्ली दी कि ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, बस तुम ये बताओ कि ये औरत कौन है और तुम्हारा और इसका रिश्ता क्या है। इसके बाद भाभी ने जो कुछ हमें बताया सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। दरअसल ये औरत भाभी की हमशक्ल थी और एक तवाइफ थी और बदकिस्मती से भाभी की माँ थी। इस औरत को एक अमीर आदमी ब्याहकर कोठे से निकाल कर ले गया जहाँ इसकी औलाद हुई, लेकिन इसने तवाइफ वाले काम ना छोड़े थे, जिससे तंग आकर इसके पति ने इसे तलाक दे दी और इसकी बेटी के साथ ही इसे घर से निकाल दिया। भाभी की माँ ने भाभी को अनाथ आश्रम में छोड़कर कोठा संभाल लिया था और वापस मुड़कर कभी भी अपनी बेटी की खबर ना ली थी। और भाभी की मुलाकात कपड़े की दुकान पर भाई से हुई थी, जहां उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली। भाई को पता था कि अम्मा अनाथ आश्रम में रहती लड़की से कभी उसकी शादी नहीं करवाएंगी, इसलिए उन दोनों ने एक फैमिली को कुछ पैसे देकर चाचा चाची बनने पर राजी कर लिया। तभी वो लोग शादी के दूसरे दिन ही गायब हो गए थे। भाई ने शादी पर जिन गाने बजाने वालियों को बुलाया था उनमें भाभी की माँ भी थी, लेकिन उस वक्त वो नहीं जानती थी कि ये उसकी बेटी की शादी का फंक्शन है। लेकिन भाभी को देखते ही वो पहचान गई थी कि ये उसकी बेटी है। अपनी बेटी को यूं जवान और खूबसूरत देखकर वो बहुत खुश हुई थी। अब उसका इरादा अपनी बेटी को भी कोठे पर बैठाने का था, मगर अफसोस कि भाभी की शादी ने उसका प्लान नाकाम कर दिया था। मगर वो मौके की तलाश में थी कि कब उसे मौका मिले और वो भाभी को उठाकर ले जाए। भाई की बदकिस्मती कहें और उस औरत की खुशकिस्मती, जब भाई और भाभी घूमने के लिए घर से निकले थे तो उस औरत ने इन दोनों को देख लिया था और फिर इसके शातिर दिमाग में एक चाल आई। भाई को अपने बारे में बता दिया और साथ में ये भी कि मेरी बेटी भी एक तवाइफ है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी पत्नी अनछुई और पवित्र है। ये मेरे साथ कोठे पर काम करती थी और न जाने कितने मर्दों के बिस्तर गर्म कर चुकी है। वो तो ये मुझसे नाराज हो गई थी, इसलिए मुझसे नाराज होकर और मुझे छोड़कर अनाथ आश्रम में चली आई है। वहां इसलिए तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है और तुमसे शादी कर ली। उस औरत ने सोचा ये बात सुनकर भाई भाभी को तलाक दे देगा, मगर भाई को भाभी से मोहब्बत थी और उसे तलाक तो ना दे सका, मगर उसके तवाइफ होने का सुनकर ये सदमा भी बर्दाश्त न कर पाया और जिंदगी की बाजी हार गया। भाई की मौत के बाद तो भाभी की माँ का रास्ता और भी साफ हो गया था। भाभी ने अपनी माँ से बचने की खातिर पागल हो जाने का नाटक शुरू कर दिया, लेकिन अब भाभी की माँ को पता चल गया कि भाभी पागल नहीं है। तभी उसने भाभी को अपने साथ ले जाने की धमकी दी, जिस पर भाभी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। भाभी कहते कहते रो पड़ी थीं, जबकि वो औरत गुस्सीली नजरों से भाभी को घूर रही थी। जब अम्मा ने आगे बढ़कर उस औरत के मुंह पर थप्पड़ मारा था, वो औरत इसी काबिल थी।
उसके झूठ की वजह से मेरा भाई मारा गया था। उसकी बेटी विधवा हुई थी। वो औरत जिसने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा वो कैसे किसी और की हो सकती थी। ऐसी औरतों का खुला रहना ठीक नहीं था। अम्मा ने उसी वक्त 100 नंबर पर कॉल लगाकर पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद अम्मा बाबा ने भाभी की शादी एक अच्छा रिश्ता देखकर कर दी थी। भाभी अब अपने घर में खुश हैं। धीरे धीरे भाई का गम उनके दिल से निकल गया है। सच कहा जाता है, मरने वाले के पीछे जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि जिंदगी अपनी रफ्तार से बढ़ती रहती है। हम लोगों के दिलों से भी भाई का गम निकल गया था, लेकिन उनकी याद अब भी दिल के किसी कोने में दबी हुई थी। कभी कभी उन्हें याद कर लेते हैं। भाभी की शादी के 1 साल बाद अम्मा ने मेरी भी शादी कर दी और अम्मा बाबा तीर्थ यात्रा पर चले गए। मैं कभी कभी भाभी से मिलने जाती हूँ। वो हमारा बहुत एहसान मानती हैं कि हमने उनकी जिंदगी खराब होने से बचा ली थी। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।